ओके, सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेफ्रॉन है. सो एज वी हैव कंप्लीटेड आवर किडनी, हमने किडनी कंप्लीट कर ली. नाउ वी आर गोइंग टू गो एक्स्ट्रा डीपर इन द नेफ्रॉन. लेकिन नेफ्रॉन भी आपने कोई नया वर्ड नहीं है, नया की वर्ड नहीं है जो आप सुन रहे हैं. ठीक है, आप सिंपल से आप सभी को पता है कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. इसके बाद भी हम थोड़ा बहुत जो पढ़ेंगे वो भी जस्ट रिकॉलिंग ही रहेगा. लेकिन उसके बाद हम रीनल कार्पसल्स के बारे में पढ़ेंगे और मेलफिजियन बॉडी पढ़ेंगे, जिसे हम थोड़ा बहुत पिछले वाले का भी रिलेट करेंगे. आपको सब समझ में आएगा. इसके लेट्स स्टार्ट सबसे पहले. ठीक है, तो नेफ्रॉन हमारा क्या है मैं लिख देती हूँ. ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम दो पार्ट की बात करेंगे. ठीक है, सबसे स्टार्ट, अब हम स्टार्ट पर क्या करते हैं ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट करती हूँ. So now they get couple shape like structure. ये बेसिक डायग्राम है नेफ्रॉन का. ठीक है, तो लेट्स प्लॉट इट. ठीक है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, यानी कि कैपिलरी का एक गुच्छा टाइप का है. इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. और ये जो कप शेप लाइक स्ट्रक्चर जिसने इस ग्लोमेरुलस को पकड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल. ठीक है, इसके बाद हमारा ये यहाँ पे मत देखो, हमारी जो ट्यूब्यूल शुरू होती है, एक चीज जानो, हमारी जो ट्यूब्यूल शुरू है इसके बीच में देखो एक मोड़ है. ठीक है, कहाँ एकदम सीधी सीधी आ रही है, कहाँ अचानक से मोड़ जा रही है ना. तो ऐसा ये मोड़ है, इस जहाँ पे ये मोड़ है, इस मोड़ को ही हम लोग क्या कहते हैं? हेनलीज लूप. तो लूप आपको समझ में आ रहा है, हेनली तो नाम दे दिया गया है, हेनलीज लूप. ठीक है, मैं इसको सर्कल करके दिखा देती हूँ. हेनलीज. ठीक है, ये जो हेनलीज लूप के पहले जितने ये पूरी लंबी सी जो ट्यूब्यूल है, यानी कि ये आपको दिख रहा है, आई होप आपको समझ आया. मैं बनाऊंगी नहीं, ये कंफ्यूजन हो सकती है. ठीक है, इससे पहले ये जो ट्यूब्यूल है इसको हम कहेंगे पीसीटी. हमारे साथ मेरे साथ लर्न करते चलिए, रिकॉल करते चलिए. अगर रिलेट करते हुए चलोगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा. सबसे पहले क्या है ये, तो अगर कोई पूछे ये क्या है, तो भाई ये एफरेंट आर्ट्रियोल है. ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल नहीं है, आर्ट्रियोल है. मैं अभी वो लिख दूंगी बाद में, लेकिन पहले हम लोग को नेफ्रॉन में नहीं समझना है. तो ये क्या होता है, ये जो हमने देखा है ना कि किडनी के अगल बगल दो वेन आती है, एक रेनल आर्टरी, एक रेनल वेन आती है. ठीक है, और जो रेनल वेन आर्टरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आउटा. और जो रेनल वेन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेना कावा कहते हैं. और ये दो मेन आर्टरी और वेन्स हैं. ठीक है, तो जो आर्टरी होती है वो अपने साथ ब्लड लेके आती है ऑक्सीजनेटेड. तो वो क्या करती है, आती है, और वो जब किडनी में इंटर करती है, तो क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ कि ये 8 लाख होते हैं. भाई ये सेल है, तो सेल तो छोटे ही है ना. ठीक है, बात करते हैं. तो फिर ये क्या होता है, ये जो आर्टरी होती है ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये कैपिलरी पहले जो होती है कैपिलरीज में बन जाती है, और कैपिलरी से ही फिर ये एकदम एकदम जाल जैसा बनती है, गोल गोल जाल जैसा. ये जिसको हम लोग कहते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरी, यानी कि कैपिलरीज का गुच्छा गुच्छा. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस कहेंगे. इसके बाद हमारा जो इसको, अब इसको इस ग्लोमेरुलस को पकड़े रहने के लिए एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर, देखो कटोरे जैसा, बोल जैसा है,
ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे बोमन्स कैप्सूल। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम इसको, हमारे पास एक ट्यूब्यूल आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूब्यूल देखने से पहले आप ये देखो, ट्यूब्यूल में एक जगह मोड़ होगा जो इन सब के बीच में सबसे अलग रहेगा, इसको हम कहेंगे हेनलीज लूप। हेनलीज लूप के पहले जितनी पूरी ट्यूब्यूल रहेगी इसको हम लोग क्या कहेंगे, पीसीटी। क्या कहेंगे, पीसीटी। ठीक है, मैं पीसीटी को भी यहाँ लिख दूंगी, इसका मतलब क्या होता है। और ये अब देखो, ये जो डंडा सा स्ट्रक्चर है ना, ये कभी आपकी किताब में छोटा भी दिखाता है, कभी बड़ा भी दिखा देता है, इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब हेनलीज लूप से, हेनलीज लूप के बाद जो ट्यूब्यूल शुरू होती है और कलेक्टिंग डक्ट पे जाके खत्म होती है, उसको हम लोग कहते हैं डीसीटी। कैसे लर्न करना मैं ये भी बता दूंगी। ठीक है, तो ये आई होप सारे पार्ट हो गए। ठीक है, अभी आपको पता है कि अगर मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपने ये ऑब्जर्व किया हो कि मैंने इसके और कोई नाम भी, इन दोनों के एक दो और नाम बताए थे, वो अभी आप थोड़ा जो हमारा इसके बाद यूरिन फॉर्मेशन के बाद हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, इसमें आप पढ़ोगे कि पीसीटी को हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप भी कहते हैं और डीसीटी को असेंडिंग लूप ऑफ हेनलीज लूप कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हेनलीज लूप के अकॉर्डिंग हमें उस टाइम पे देखना होगा, तो जहां पे जो ट्यूब्यूल हेनलीज लूप पे खत्म होती है उसको हम कहें डिसेंडिंग लिम्ब। लिम्ब यानी कि पैर हाथ ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये पैर हाथ तो है नहीं, लेकिन तभी इसको लिम्ब कहा गया है। तो डिसेंडिंग लिम्ब्स ऑफ हेनलीज लूप, क्योंकि हेनलीज लूप के अकॉर्डिंग कहा गया है जहां हेनलीज लूप खत्म होगा वो वाली ट्यूब्यूल को हम कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। और जहां से ये ट्यूब्यूल शुरू होगी, जो ट्यूब्यूल हेनलीज लूप के बाद शुरू होगी यानी डीसीटी जिसको हम लोग अभी कह रहे हैं, अभी तुम सिंपल यही मानो कि हेनलीज लूप के बाद जो स्टार्टिंग होगी जिस ट्यूब्यूल की, उस ट्यूब्यूल को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप, यानी हेनलीज लूप के अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक है, तो पीसीटी डीसीटी का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। ओके, सो पीसीटी एंड डीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वेयरएज डीसीटी का क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे प्रॉक्सिमल मींस क्या है आप बता सकते हो? हाँ, यहाँ पे अब हमें देखो ये नाम क्यों रखा गया है, जैसे कि हम लोगों ने अभी असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब की बात की, वो किसके अकॉर्डिंग था, हेनलीज लूप के। लेकिन ये दोनों किसके अकॉर्डिंग है, ये दोनों तुम कह सकते हो कि बोमन्स कैप्सूल के अकॉर्डिंग है या फिर ग्लोमेरुलस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रॉक्सिमल मींस क्या होता है हमारे पास, डिस्टल मींस फार, प्रॉक्सिमल मींस कह सकते हो आप पास, ठीक है, या फिर नियर। तो देखो वो ट्यूब्यूल जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो दोनों में कॉमन है, ये लर्न करना पड़ेगा। और अगर आपको पी और डी में कोई डिफरेंस, कोई कंफ्यूजन हो रही है तो इसको कैसे लर्न करें मैं बताती हूँ कि ग्लोमेरुलस के पास कौन सी ट्यूब्यूल है, ये है या फिर ये है। तो क्योंकि ये ट्यूब्यूल है तो इस ट्यूब्यूल का नाम क्या रखा है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तो होगा ही। प्रॉक्सिमल क्यों रखा है, क्यों, क्योंकि नियर बाई है किसके, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल के। वेरियस ये वाली जो पाइप है यानी ये वाली जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये क्या है, इनसे काफी दूर है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिस्टल। डिस्टल मींस क्या होता है, हमारा फार होता है या फिर थोड़ा डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेफ्रॉन। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद अब हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक हम नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं, इसका एक सब टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कितने टाइप्स के नेफ्रॉन होते हैं। तो देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन। इन दोनों में बात करते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट kindly write in comment section. So let's come to our next topic, that is types of nephron. Okay,
So let's talk about our next topic, that is types of nephron. ठीक है, तो नेफ्रॉन के दो टाइप हो सकते हैं. मेडुलरी नेफ्रॉन्स. ठीक है, मुझे कॉर्टिकल पहले लिखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं. देखो, इसको समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है. हम सभी जानते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं, जब कोई पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं वो एक एज तक उनको क्या रखते हैं, वो अपने पेरेंट्स के अंडर रहते हैं. ठीक है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी क्या पेरेंट्स के अंडर रहते हैं? क्या तब भी वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? या फिर कभी कोई क्या होता है, वो जो पेरेंट्स को क्या कहते हैं, पेरेंट्स की बातों को इग्नोर भी करते हैं, लेकिन क्या वो छोटे में कर पाते हैं? नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है और वो छोटे हैं, उनके पेरेंट्स उनको पनिश कर सकते हैं. ठीक है, और वो छोटे हैं इसलिए उनको ये रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. ठीक है, हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि सभी ऐसा करते हैं. बहुत लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि फादर या फिर मदर या आपसे जो एल्डर्स हैं वो उनको रिस्पेक्ट हमेशा देनी चाहिए. ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इसका भी कंसेप्ट है. देखो, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन आर दोस टाइप ऑफ नेफ्रॉन. क्योंकि देखो, नेफ्रॉन, क्योंकि हम सभी जानते हैं सेल डिवीजन होते हैं. ठीक है, सेल डिवीजन से न्यू सेल अराइज होते हैं. तो जो जैसे कि होता है ना कि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा जब बॉर्न होता है तो वो काफ़ी छोटा होता है. ठीक है, अच्छा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि काफ़ी छोटा बच्चा होता है और वो अपनी मम्मी की गोद में आ जाता है. ठीक है, लेकिन जब वो वही बच्चा एकदम बड़ा हो जाता है, 10 साल का होता है या फिर 15 साल का होता है, तब भी क्या वो मम्मी की गोद में लेगा? क्या मम्मी उसको तब भी गोद में लेंगी? या फिर वो गोद में आ भी पाएगा? नहीं आ पाएगा, और वो आएगा भी नहीं. ठीक है, मम्मी लेंगी ही नहीं. ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है. जब वो छोटा था तो मम्मी उसको दिन भर ली रहती थी या फादर उसको दिन भर लिए रहते थे. इसके अलावा लोग भी उसको दिन भर उसको गोद में उठाए रहते थे. जबकि अब बड़ा हो गया है तो उसको लोग कहते हैं कि जाओ वहाँ से वहाँ बैठो, या फिर जो करना उसको काम क्या देते थे. ठीक है, मतलब गोद पे नहीं उठाना. ठीक है, तो वही सेम हाल इसका भी है. जब कॉर्टिकल नेफ्रॉन आर दोस टाइप ऑफ नेफ्रॉन जिनकी अभी साइज छोटी है. और साइज क्या? ड्यू टू देयर स्मॉल वो होते हैं, स्मॉल हेनलीज लूप. आई होप यू कैन रिलेट. क्या होता है? मोड होता है नेफ्रॉन का. ठीक है, और जब हेनलीज लूप छोटा होता है तो मेडुला, हम जानते हैं मेडुला इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द किडनी. यानी किडनी है, बगल बगल का कॉर्टेक्स हो गया, ये बीच का पार्ट क्या हो गया? मेडुला. यानी कि जब हेनलीज लूप इज टू स्मॉल दैट इट रिमेन्स इनसाइड द मेडुला. ये पूरी तरीके से मेडुला में जब सिमटा रहता है, जो हेनलीज लूप होता है एक नेफ्रॉन का, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ठीक है, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो मेडुलरी नेफ्रॉन बन जाता है. क्यों? क्योंकि जब जैसे जैसे बड़ा होगा नेफ्रॉन की साइज बढ़ेगी. नेफ्रॉन की साइज अगर बढ़ी तो हर साइज बढ़ेगी ना. केवल कोई एक चीज़ ग्लोमेरुलर थोड़ा बढ़ जाएगा, या फिर कोई एफरेंट ट्यूब्यूल थोड़ा बढ़ जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट थोड़ा बढ़ जाएगा. यस, सारे पार्ट्स बड़े होंगे. साथ साथ हेनलीज लूप भी बड़ा होगा. जब हेनलीज लूप बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? वो मेडुला के बाहर निकल जाएगा. ठीक है, मतलब रहेगा किडनी में, लेकिन जिस पार्ट की हम स्पेसिफिकली बात करें, मेडुला इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी, उससे उसके चारों तरफ बाहर भी निकल सकता है. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? when Henle's loop is small, it remains within medulla. लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है
मतलब वो मेडुला के बाहर निकल आता है, ठीक है। सो हियर दो हमारे नेफ्रॉन के टाइप्स भी कंप्लीट हो गए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर लेती हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा किडनी के बारे में, ठीक है। किडनी सिंपल सी बात है, वी हैव ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। Human excretory system consists of a pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder and urethra, ठीक है। urethra is kidney क्या करता है, kidney filters the blood and take out the filtrate and mix it with water. Ureter transports the urine from kidney to urinary bladder. Urinary bladder stores the urine until it gets full, and urethra remove the urine from out from the bladder, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। इसके बाद हम किडनी की कुछ डिफरेंट और बातें करते हैं कि किडनी हैज डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि रेनल हाइलम, रेनल पेल्विस, ठीक है, कैलिसेस, इसके बाद मेडुला, कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बात की नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, सॉरी लाइफ नहीं, किडनी। सो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसके बाद नेफ्रॉन has different types, नेफ्रॉन has a lot of structures। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ कि अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो दे हैव ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल में भी क्या क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलीज लूप एंड लास्ट कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में दो टाइप्स के नेफ्रॉन पढ़े, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मेडुलरी नेफ्रॉन। Cortical nephron are those types of nephron whose Henle's loop is too small that it remains in the medulla, ठीक है। But when they become older, the Henle's loop become big and long, so it comes out of the medulla, and that type of nephron is known as medullary nephron, ठीक है। So I hope you have understood। एक चीज और थी जो अलग से थी, जो हमारे पास जो ग्लोमेरुलस होता है, हमारे पास जो ग्लोमेरुलस होता है एंड बोमन्स कैप्सूल, एक्चुअली ये बात मैं बताना भूल गई थी। इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको हम रिलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस प्लस, अगर हम ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को कलेक्टिवली बुलाएं या फिर नेम दें तो वो होगा क्या, रेनल कॉर्पसल्स, ठीक है, रेनल कॉर्पसल्स, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मैल्फिजियन बॉडी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैल्फिजियन बॉडी भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको याद आ रहा है कि मैंने जब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बताया था तो उसमें इंसेक्ट्स थे। इंसेक्ट्स में क्या था, मैल्फिजियन बॉडी के थ्रू क्या करते हैं, उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्या, मैल्फिजियन बॉडी। तो मैल्फिजियन बॉडी में क्या क्या है, ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल है, उनके अंदर ये दो होते हैं। हालांकि हम इंसेक्ट्स का कुछ ज़्यादा डीप में बात नहीं कर रहे, बट मैल्फिजियन बॉडी आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। मैल्फिजियन बॉडी इज व्हाट इज मैल्फिजियन बॉडी, अगर कोई पूछे तो व्हाट यू विल आंसर कि द ग्लोमेरुलस along with Bowman's capsule collectively known as Malpighian body as well as renal corpuscles. They play a very important role in the filtering blood. सिंपल सी बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ही वर्क करेंगे। क्यों, क्योंकि दे यूज टू, मतलब दे क्या होता है यहाँ पे मेनली सारे फिल्ट्रेट जितने भी यानी कि ब्लड की जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स में, तो उनको भी क्या करता है, फिल्टर कर देता है, ठीक है। बोमन्स कैप्सूल के थ्रू जाता है। उसके ऐसा नहीं कि ट्यूब्यूल वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं, ट्यूब्यूल इज ऑल्सो टू क्वाइट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर सारी चीज़ें केवल प्लाज्मा ही छोड़ेगा अगर ब्लड के पास, तो और सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो गई। तो क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन भी ज़रूरी है, तो रीअब्जॉर्प्शन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अब वो होगा यूरिन फॉर्मेशन। Urine formation, we will stand in urine formation we are going to understand the 3 steps, that is glomerular filtration, reabsorption, secretion। इन तीनों प्रोसेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे और तब हमें समझ में आए कि यूरिन फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, अभी तक आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन मेन कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।